नमस्कार। 4 बज चुके हैं। 3 दिन के गैप के बाद फिर आपसे आज मुलाकात हो रही है। आज हम लोग मधुमेह के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमेह के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले तमक श्वास पर चर्चा हुई थी। आशा है आप सब उपस्थित हो रहे होंगे। कुछ चिकित्सक तो उपस्थित हो गए हैं। 3 दिन का गैप हो गया, आउटिंग में गए थे, इस वजह से व्याख्यान नहीं हो सका। आज फिर से व्याख्यान प्रारंभ होने जा रहा है। आज हम लोग मधुमेह प्रमेह पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं, उनको ले लेते हैं। डॉक्टर कमलकांत मित्तल जी का प्रश्न है, आमवात के साथ कंपवात की चिकित्सा। आमवात के बारे में कई बार चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आमवात में सबसे पहले चूँकि आम और वायु का अनुबंध होता है आमवात में, इसलिए सबसे पहले दीपन पाचन औषधि देनी चाहिए जिससे आम का पाचन हो जाए। और उसके लिए पंचकोल क्वाथ बहुत ही श्रेष्ठ है। पंचकोल क्वाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम 4-5 दिन दे दें। उसके बाद त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करने के पश्चात सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक स्नेहपान कराएं। फिर 3 दिन स्वेदन कराएं और इसके बाद विरेचन करा दें। विरेचन के 9वें दिन से वस्ती प्रारंभ करें। और वस्ती के लिए वैतरणी वस्ती या पंचकोल क्षार वस्ती ये सर्वश्रेष्ठ है। ये कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं और मेरी किताब में भी इनका उल्लेख है। तो ये वस्तियाँ कम से कम 16 दिन की वस्ती क्रम जरूर देवें। इसके साथ साथ यदि एक्यूट कंडीशन है, 15 से 20 दिन पहले का आमवात है, ऐसी अवस्था में वाय अभ्यंग वाह्य स्वेदन आदि न करें, रुक्ष स्वेद ही करें। लेकिन जब 1 महीने के बाद पेशेंट आपके समक्ष आता है क्रॉनिक अवस्था में, ऐसी अवस्था में आप पत्रपिंड स्वेद, नाड़ी स्वेद आदि सभी स्नेहन स्वेदन आप करा सकते हैं। औषधियों में आमवातारी रस 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन रस 125 मिलीग्राम और अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम ये दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ रोगी को प्रदान करें। इसके अलावा सिंहनाथ गुगुलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, महारासनादि क्वाथ 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। ये पेशेंट को नित्य प्रतिदिन दें। कॉन्स्टिपेशन न रहे ये ध्यान रखें। हर दूसरे तीसरे दिन कैस्टर ऑयल, अरंडी तेल लगभग 30 ml की मात्रा में 50 ml दुग्ध के साथ प्रातःकाल खाली पेट में हर दूसरे चौथे दिन आप देते जाएं, जिससे कि पेट साफ रहे। और उसके अलावा एरन तेल ये आमवात की चिकित्सा भी है। इसमें एक कल्प चिकित्सा भी हम लोग करते हैं, मैंने उसके बारे में भी चर्चा की थी। कई व्यक्ति मान लीजिए पंचकर्म नहीं करा पाते हैं तो कल्प चिकित्सा के माध्यम से भी आप आमवात को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले दिन 3 दिन आप दीपन पाचन औषधि दे दीजिए। उसके बाद 5 ml, फिर 10 ml, 50 ml, 5-5 ml, 100 ml तक बढ़ाते जाइए। कैस्टर ऑयल को प्रातःकाल खाली पेट में देना है। अनुपान उष्ण जल या उष्ण दुग्ध के साथ आप कैस्टर ऑयल का सेवन करा सकते हैं। जब 100 ml हो जाए उसके बाद धीरे धीरे उसको कम करें, 5 ml तक ले आवें। इस तरीके से क्रमशः अनुवर्तन करते हुए कल्प करेंगे तो निश्चित रूप से आमवात के रोगी में आराम प्राप्त होगा। कंपवात, कंपवात ये प्योर वातज व्याधि है। इसमें शोधन कर्म बिल्कुल नहीं करना है, ब्रह्मण कर्म ही करना है। पंचकर्म के अंतर्गत मृदु विरेचन हल्का करा दे। मृदु विरेचन
और उसके बाद फिर वस्ती देवें। वस्ती में अनुवासन वस्ती, मात्रा वस्ती के रूप में अश्वगंधा बलादि तैल या दशमूल तैल 30 ml भोजन के बाद प्रतिदिन एक बार ही देवें। ऐसे लगभग 11 से 21 दिन तक ये वस्ती देवें। इससे पेशेंट को अच्छा लाभ प्राप्त होगा कंपवात में। इसके अलावा जो ब्राह्मण वस्तियाँ हैं, जैसे कि सिद्ध वस्ती का प्रयोग, यवकोल कुलत्थानाम क्वातः मागधिका मधु ससैंधवा स यष्ट्यावा सिद्ध वस्ती इति स्मृता, इसका प्रयोग करें। या युक्त रथ वस्ती, ये भी बड़ी उपयोगी है। वचा मधुक तैलम चा क्वाथा सरसैंधवा पिपली फल संयुक्तो वस्ती युक्त रथा स्मृता। औषधियों में योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम और मुक्ता पुरवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा, ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं पेशेंट को देवें। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दूध में मिला करके दोनों टाइम देवें। अश्वगंधा 100 ग्राम, केवांच बीज 100 ग्राम, दोनों को मिला लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन कराएं कंपवात में। एक और योग है भीमसेनी कपूर 500 मिलीग्राम और 10 ml शुद्ध घृत, इसमें मिला करके सुबह शाम सेवन कराएं। इससे जो ट्रेमर्स आते हैं या पार्किंसंस की डिजीज है, बड़े अच्छे ढंग से कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसमें शिरोधारा भी कराना चाहिए। सिरहा तर्पण बहुत आवश्यक है। शिरोधारा 11 से 21 दिन। परीक्षिल धारा, पूरे शरीर में धारा स्वेद कराएं, जिसको हम परीक्षिल धारा भी कहते हैं, पिसिंचिल भी कहते हैं। और ब्राह्मण औषधियों से उद्वर्तन कराएं। अश्वगंधा, केवांच बीज, शतावरी, मुलैठी, इनका चूर्ण बना करके थोड़ा घृत मिला लें और उद्वर्तन प्रक्रिया करें। यह कंपवात की चिकित्सा है। डॉक्टर वंदना पाठक जी ने स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। स्लीप एपनिया इज अ पोटेंशियली सीरियस स्लीप डिसऑर्डर। यह स्लीप डिसऑर्डर है इन विच ब्रीदिंग रिपीटेडली स्टॉप्स एंड स्टार्ट। सोते समय पेशेंट की सांस रुक जाती है, फिर सांस प्रारंभ होने लगती है और इसके साथ ही साथ स्नोरिंग भी पेशेंट में आने लगती है। ऐसे केस में मृदु शोधन करा दीजिए, विरेचन करा दीजिए। और इसमें मुख्य जो रोल है वो है नस्य कर्म का। तो नस्य कर्म अवपीड़न नस्य इसमें ज़्यादा उपयोगी रहेगा। इसमें पिपली अपामार्ग, इनका चूर्ण बना लीजिए। पिपली अपामार्ग बीज, इनका बराबर बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लीजिए। जिस दिन आपको अवपीड़न देना हो उसके 1 दिन पहले 2 चम्मच ये चूर्ण निकाल करके और इसमें थोड़ा पानी मिला के रख दीजिए, चटनी जैसा बनाते हैं। प्रातःकाल छान करके तैयार कर लीजिए। इसकी मात्रा 6 से 8 बूंद की होती है। 2 दिन स्नेह नस्य दीजिए, तीसरे दिन अवपीड़न। स्नेह नस्य में अणुतेल या बचा तेल का प्रयोग 4-4 बूंद की मात्रा में आप करें। ऐसा 21 दिन तक नस्य दीजिए। इससे बड़ा रोगी को लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, अगर स्थौल्य से ग्रसित है तो मेदो रोग की चिकित्सा करिए। इसके लिए वमन विरेचन कराना बहुत आवश्यक है। वमन विरेचन कराने के पश्चात फिर लेखन वस्ती दीजिए। त्रिफला क्वाथ गोमूत्रम क्षौद्र क्षारम समन्विता उसकादि प्रतिवापा वस्त्यो लेखना स्मृता। ये लेखन वस्ती है, इसका प्रयोग करें। उसके बाद फिर नस्य देवें अगर मेदो रोग का पेशेंट है तो। इसके अलावा इसमें अजवाइन, दालचीनी, धनिया, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, धनिया और सौंफ, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लीजिए और दिन में 3 बार 5-5 ग्राम की मात्रा में रोगी को सेवन कराएं गर्म पानी के साथ। और इसके साथ ही गार्गलिंग करें। गार्गलिंग पंचकोल काढ़े से, पंचकोल का क्वाथ तैयार कर लें और उससे गंडूस का धारण कराएं। इससे भी जो स्नोरिंग है वो निश्चित रूप से खत्म हो। अब आइए, चूँकि नींद अगर ना आती हो, अर्ध निद्रा में स्नोरिंग ज़्यादा होती है। नींद आने के लिए आप जो आपको
मेध रसायन के द्रव्य हैं, उसमें शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, गिलोय और मुलेठी, इसका काढ़ा भी देवें साथ साथ में, तो इससे रोगी को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब आइए निधि शर्मा, इनका 6 साल का बालक है। एक्जिमा हमेशा विंटर में हो जाता है। जिनको एक्जिमा शुरू से है वो विंटर में, ठंडी की ऋतु में ज़्यादा बढ़ता है, ये बात सही है। चूँकि 6 साल का है तो अभी पंचकर्म तो इसमें करा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको निम्ब पत्र क्वाथ से रोज स्नान कराएं और उसके पश्चात फिर निम्ब तेल, करंज तेल मिला करके उसमें थोड़ा कपूर मिला दें और दिन में 2-3 बार पूरे शरीर में लगाएं। इसके अलावा टैबलेट टेक्जिमा 1-1 गोली दिन में 3 बार देवें। पंचनिम्ब बटी 1-1 गोली दिन में 2 बार या 3 बार। महामंजिष्ठादि क्वाथ 10 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देवें। टेक्जिमा ऑइंटमेंट का भी प्रयोग आप जहाँ जहाँ एक्जिमा है वहाँ लगा कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार लगाएं कम से कम। गंधक द्रुति मैंने आपको बताई थी, गंधक द्रुति से भी एक्जिमा में बहुत अच्छा लाभ मिलता है, तो दिन में 1 बार कम से कम गंधक द्रुति का लेपन भी करें। ऐसा लगातार करने से निश्चित रोगी में आराम प्राप्त होगा। एलोपेशिया का परमानेंट ट्रीटमेंट, तो एलोपेशिया पहले समझ लीजिए कि होता क्यों है। जब वात दोष प्रकोपित हो जाता है तब पित्त के कारण रक्त भी मिल जाता है, रक्त भी दूषित हो जाता है और कफ के साथ मिल करके रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं। इससे पोषण उस स्थान में बंद हो जाता है और जिसके कारण एलोपेशिया या इंद्रलुप्त की उत्पत्ति होती है। यानी पोषण के अभाव से ये बीमारी होती है। ऐसी अवस्था में शिरा तर्पण कराएं। शिरा तर्पण पिचु धारण ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिचु धारण आप कराएं अश्वगंधा बलादि तैल का पिचू बना करके वहाँ रोप लगाएं और ऊपर से कमल पत्र या एरंड पत्र लगा कर बंधन बांधें। तो ऐसा पोषण करने से, ऐसा शिरा प्रदेश में प्रयोग करने से, शिरा तर्पण के प्रयोग करने से निश्चित रूप से रोगी में आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा इंद्रिय वर्धक तैल से नस्य करें। 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें। लगातार नस्य की प्रक्रिया पेशेंट में कराना चाहिए। अनेक प्रकार के लेपों का वर्णन शास्त्रों में एलोपेशिया के अंतर्गत मिलता है। उसमें मैं कुछ प्रमुख आपको बताता हूँ जिनको आपको लगाना है। एक तो धतूर स्वरस, धतूर पत्र, धतूर हमेशा हर जगह मिलता है। उसके पत्ते तोड़ करके उसका रस निकाल लीजिए और उस स्वरस को जहाँ पर इंद्रलुप्त है एलोपेशिया वहाँ पर दिन में 2 बार जरूर लगाएं। ये प्रयोग अनुभूत है, बड़ा अच्छा प्रयोग है। दूसरा है छोटी कटेरी। छोटी कटेरी का पंचांग लेकर के और उसका रस निकाल लें और उसको मधु के साथ, मधु में मिला करके और जो एलोपेशिया का स्थान है उसमें लेपन करें। ये भी बहुत ही उपयोगी है। एक और उपयोगी लेप बताना मैं उचित समझूंगा। उसमें काला तिल, आंवला, मुलेठी, कमल के केसर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, काला तिल, आंवला, मुलेठी, कमल के केसर, इनका बारीक पीस करके चूर्ण बना लें और मधु में ला करके इफेक्टेड पोर्शन है वहाँ लेप करें। इसके अलावा हस्तिदंत का प्रयोग भी, हस्तिदंत भस्म, इसका प्रयोग भी श्रेष्ठ बताया गया है। इसका भी प्रयोग करें। औषधियों में सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, त्रिफला घृत के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं। साथ ही प्रातःकाल कम से कम 4 या 5 अखरोट और 4-5 बादाम प्रतिदिन इसका आप सेवन करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो पोषण की कमी हो गई है उसका भी लाभ हो सके। इसके अलावा एक मस्तिष्क क्रिया बताई थी, कई बार बता चुका हूँ। आंवला को छाछ में पका लीजिए और फिर बीजा निकाल कल्क बना लीजिए। उस कल्क का लेपन आप इफेक्टेड पोर्शन में करें, इससे भी निश्चित रूप से लाभ प्राप्त। इसके अलावा तीक्ष्ण आहार, विदाही आहार,
फास्ट फूड, जंक फूड ये सब न सेवन करें। हल्का खाना जो ब्राह्मण है, जो घर का खाना है, वो ही आप प्रयोग करें, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। उषा तबानी ने अभ्यंग के बारे में पूछा है। अभ्यंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है। एक पूरा व्याख्यान इसमें हम लेंगे, तब अभ्यंग के बारे में आपको सारी बातें समझ में आएंगी। डॉक्टर पुष्पेंद्र कश्यप, उनने ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। संधिवात, संधिवात शास्त्रों में तो इसका वर्णन एक एक लाइन में है, लेकिन ये बड़ी कठिन साध्य व्याधि है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। सामान्य भाषा में हम रोगी को कहते हैं कि तुम्हारे जोड़ों में जो एक फ्लूइड होता है उसकी कमी हो गई है और उसकी वजह से आपकी हड्डियां घिसती हैं और जिसकी वजह से कट कट की आवाज़ आती है, और यही ऑस्टियोआर्थराइटिस है। पेशेंट बहुत हैं इसके। इसमें आप जानुवस्ती, जिसका विस्तृत वर्णन पंचकर्म की किताब में है, मेरी किताब में भी उपलब्ध है। कटिवस्ती, जानुवस्ती लगाएं। जानुधारा, जानुवस्ती के बाद जानुधारा और फिर पत्रपनिश्वत, ये तीनों प्रक्रियाएं साथ में करें। लगभग 20 से 21 दिन तक आप करें, इससे रोगी को निश्चित लाभ प्राप्त होगा। जो जानुवस्ती है उसका धारण काल 45 मिनट तक, और जो जानुधारा है तो कम से कम 10 मिनट तक जानुधारा आप करें। इसके अलावा जो औषधि योग है उसमें अश्वगंधा 100 ग्राम, शुंठी सोंठ चूर्ण 50 ग्राम और पिपली चूर्ण 25 ग्राम। 100 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम शुंठी चूर्ण और पिपली चूर्ण 25 ग्राम, इन तीनों को मिला लें और एक एक चम्मच दिन में 3 बार इसका प्रयोग लगातार 2 से 3 महीने तक आप करें। इसमें अनुवासन वस्ती भी बहुत लाभप्रद है। उसमें दशमूल तैल या सुगंधारी तैल 30 ml भोजन के बाद ये वस्ती देवें। लगातार 21 दिन तक मात्रा वस्ती देवें। निरूह वस्ती देना इसमें आवश्यक नहीं है। बहुत ही विबंध हो तो मृदु शोधन करा दीजिए, मृदु विरेचन करा दीजिए। वातव व्याधियों में मृदु विरेचन कराना चाहिए, तीक्ष्ण विरेचन कभी नहीं कराना चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर नीलम शुक्ला, उनका रोगी 55 साल का है, मेल है, ब्लीडिंग पाइल्स है। 1-2 ड्रॉप मल प्रवृत्ति के समय रक्त निकलता है और कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित है। तो जैसा आप जानते हैं, अर्श पाइल्स या फिस्टुला, ये इसका मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन है। लगातार पेशेंट प्रेशर लगाते रहता है तो गुदा में स्थित जो वेन्स है वो फूल जाती हैं, कभी कभी भ्रष्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग पेशेंट में होती है। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन की चिकित्सा करें, और इसके लिए उचित ये होगा कि विरेचन करा दें, हल्का विरेचन, उससे निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा आप कैस्टर ऑयल 20 ml 30 ml दुग्ध में मिला करके सुबह सुबह खाली पेट में प्रतिदिन पेशेंट को देवें। इससे धीरे धीरे मोशन क्लियर होना चालू हो जाएगा। औषधि योगों में चूँकि ब्लीडिंग पाइल्स है तो इसमें बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, अर्शकुठार रस 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ चाटन करावें। इसके बाद टैबलेट पाइलेक्स, स्टिप्लॉन, टैबलेट पाइलेक्स और टैबलेट स्टिप्लॉन 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें। पीने में अभ्यरिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम सेवन कराएं। एक योग में और अनुभूत योग मैंने बताया था, आप फिर से सुन लीजिए। बबूल के पत्ते कलेक्ट कर लीजिए, सुखा लीजिए उनको। मान लीजिए 100 ग्राम बबूल के पत्ते सूखे हैं तो उसको घृत में हल्का भार्जित करके और चूर्ण बना लीजिए। और इतना ही स्याह जीरा, अगर 100 ग्राम बबूल पत्ते हैं तो 100 ग्राम स्याह जीरा, इनको भी उसको भी भूंज लीजिए घी में थोड़ा से, और बारीक चूर्ण तैयार कर लीजिए। दोनों मिला लीजिए और इसमें स्वाद के आधार पर काला नमक या सेंधा नमक मिला लीजिए। और इसका प्रमाण है कि अगर आपने
2 से 3 महीने ये दवाई ले ली तो जड़ से फिस्टुला पाइल्स का जड़ से इलाज इसका हो जाता है। ब्लीडिंग हो उसमें भी लाभ होता है। तो 1 चम्मच सुबह शाम को पानी के साथ आप सेवन कराएं। ये बहुत ही उपयोगी और अनुभूत योग है। इसके अलावा गुदा में काफ़ी वेदना भी होती है, ऐसी अवस्था में स्फटिका जल से अवगाह स्वेद करें। अवगाह स्वेद से भी रोगी को बड़ा आराम प्राप्त होता है। चैताली सिग्ने, उनका प्रश्न था इनफर्टिलिटी जो योग हैं आपने बताए हैं, उसमें अगर ताज़ी गिलोय न मिले तो क्या करें? कोई बात नहीं, ताज़ी गिलोय न मिले तो बाज़ार में सूखी गिलोय के डंठल आपको मिल जाएंगे, उसका भी प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। ताज़ी मिले तो बहुत अच्छा। पुष्पेंद्र कश्यप जी, उन्होंने पुस्तक के बारे में जानना चाहा है। मेरी पुस्तक का नाम क्लिनिकल पंचकर्म है। डॉक्टर बैरागी हैं जो कि उज्जैन में रहते हैं, उनका मैं टेलीफोन नंबर देता हूं, उनको फ़ोन कर दीजिए, वो किताब आपके पास भेज देंगे। फ़ोन नंबर है, नोट करिए, 94250 92284 92284। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 94250 डॉक्टर विनोद बैरागी उज्जैन में रहते हैं। आप इनसे संपर्क कर लीजिए, वो किताब कैसे मिलेगी, कैसा प्रोसीजर है, वो सब बता देंगे आपको। और इसके अलावा भी यदि कोई तकलीफ हो तो फिर मेरे को आप फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर सोनम गोहाने, उन्होंने पूछा है निरूह देने के कितने समय बाद भोजन देना चाहिए? बहुत ही क्लासिकल प्रश्न है। इसमें चूंकि शोधन होता है, जैसे विरेचन में मल प्रवृत्ति होती है वैसा ही निरूह अवस्था में मल प्रवृत्ति होती है। तो मेरे विचार से 3 दिन तक संसर्जन क्रम करना चाहिए। 3 दिन संसर्जन क्रम कर लीजिए। पहले दिन शाम को पेया, फिर प्रातःकाल विलेपी, फिर सायंकाल यूस और फिर कृष्णा। अगर ये अपनाते हैं तो निरूह अवस्था का जो कार्मकत्व है अधिक बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा यदि भूख लगी हो तो निरूह अवस्था देने के 3 घंटे बाद आप हल्का भोजन या पेया विलेपी का सूप जो मैंने बताया 3 दिन का आप संसर्जन क्रम पेशेंट में करें। ये बड़ा उपयोगी रहेगा और पेट भी अच्छा साफ हो जाएगा। डॉक्टर राजकुमार यादव, उन्होंने वेरिकोज वेंस और ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। वेरिकोज वेंस ज़्यादातर जो मेदो रोग से ग्रसित लेडीज़ हैं उनको ये ज़्यादा होता है, क्योंकि किचन में लगातार खड़े रहते हैं अधिक समय तक, और उसकी वजह से रिटर्न ऑफ ब्लड जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और कई बार वेंस में जो वॉल्व्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिनके कारण रिटर्न ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है। उसके कारण जो लेग्स में स्थित वेंस हैं वो फूल जाती हैं और कभी कभी भयंकर वेदना भी रोगी में हो जाती है। इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा उसमें पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान, उसके पहले दीपन पाचन, आभ्यंतर स्नेहपान के करने के पश्चात विरेचन करा दीजिए। विरेचन के 9वें दिन के बाद से इसमें लेखन वस्ती कराइए। त्रिफला, नागरमोथा, सुंठी गिलोय और विडंग, ये सब 40-40 ग्राम लेकर के 300 ml शेष रहे तक काढ़ा बना लीजिए। और इसमें गोमूत्र या गोमूत्र अर्क 50 ml शहद, 10 ग्राम यवक्षार और 5 ग्राम सेंधो मिला करके 15-16 बस्ती पेशेंट में दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर अनुवासन वस्ती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। वस्ती कोर्स करने के पश्चात फिर रक्त मोक्षण इसमें बहुत ही उपयोगी है। रक्त मोक्षण के लिए जलौका का प्रयोग करें। 2 जलौका एट ए टाइम लगाएं इफेक्टेड पोर्शन के आसपास,
और लगातार हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप लगाएं, 7 सिटिंग कम से कम कर दें। इससे पेशेंट को तत्काल आराम प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि लीच में एक हिरुडिन नामक तत्व रहता है जो कि ब्लीडिंग उससे कंट्रोल नहीं होती है, वेजो डायलेशन हो जाता है, और इसके कारण हो सकता है कि ये हिरुडिन अंदर प्रवेश करके वेंस को फैलाव करे, डायलेटेशन करे और पेशेंट को लाभ प्राप्त होता है। तो ये प्रक्रिया आप पेशेंट में, अगर आपके पास जलौका ना हो तो सरावेद का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। औषधियों में सूतशेखर रस 125 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, रॉयल पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 2-3 मात्रा शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा कैशोर गुग्गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ इसका सेवन रोगी को कराएं। ब्लड प्रेशर, आज ये बड़ी कॉमन व्याधि है ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, और ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन को ये बीमारी ज़्यादा होती है, या जो ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, उनमें भी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। ऐसी अवस्था में आप पंचतत्व घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कर लें और विरेचन करा दें। शास्त्रीय क्लासिकल विरेचन कराएं। संसर्जन कर्म कराने के पश्चात फिर औषधि प्रारंभ करें। औषधि साथ साथ में भी दे सकते हैं। इसके लिए एक विशिष्ट योग है जो मैं पेशेंट को देता हूँ। उसमें शंख पुष्पी 100 ग्राम, गोक्षुर चूर्ण 50 ग्राम और सर्पगंधा चूर्ण 50 ग्राम, तीनों को मिला लीजिए और रोगी की अवस्था अनुसार, ब्लड प्रेशर की कंडीशन अनुसार आधा चम्मच से 1 चम्मच दिन में 2 या 3 मात्राएं इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। सर्पगंधा बटी और गोक्षुरादि गुल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जहर मोहरा पिष्टी 250 मिलीग्राम, श्वेत परपटी 250 मिलीग्राम और रॉयल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्रा इसका सेवन करें। साथ में नमक का कम सेवन करें। तली भली चीज़ें, निदान परिवर्जन ब्लड प्रेशर के पेशेंट में बहुत आवश्यक है, उसका आपको अनुपालन करना चाहिए। प्रदीप मानवी 32 ईयर्स का मेल है। टेस्टिकल्स में पेन होता है जो कि अम्बलाइकल तक जाता है। ये प्रतितूनी के लक्षण हैं। अधोय वेदना वाति वर्चो मूत्राशय उतिता भिन्नन्ति गुदोपस्थम सतूनी नामता प्रतितूनी गुदोपस्थो उतिता या तो प्रतिलोमम प्रधाविता वेगै पक्वाशम आदि प्रतितूनी स उचिते। गुदा या उसके ऊपर से और ऊपर की ओर वेदना आए तो उसको प्रतितूनी बोलते हैं। और ये निश्चित रूप से पेशेंट को या तो प्रोस्टेट होगा या रीनल कैल्कुलाई भी हो सकता है। तो इसका आप डायग्नोस कर लें और उसके बाद ट्रीटमेंट करें। अगर लोकल पेन टेस्टिकल में होता है तो अलग बात है, वो कभी कभी स्वेलिंग से हो सकता है या वहाँ कोई गांठ हो उसकी वजह से हो सकता है ना। और या फिर अपान वायु की विमार्गमन, अपान वायु का सरण गुदा मार्ग से ठीक से नहीं हो रहा है और रोगी को वेदना हो सकती है। और ये उदावर्ती कंडीशन में इस प्रकार के लक्षण पेशेंट में प्राप्त हो सकते हैं। ततश्च रोगः ज्वरमूत्रकक्ष प्रवाहिका हृदय ग्रहणी प्रदोषाः वम्यांध बाधिर सुरोपितापः वातोदराष्ठीला मनोविकाराः तृष्णास पित्त अरुचि गुल्मकाश श्वास प्रतिशायार्दित पाश रोगाः अन्य च रोगा बहु अनुता भवंत उदावर्त कृता सगोराः। तो उदावर्त के कारण भी ये पेन हो सकता है। इसी अवस्था में अपान वायु को अधोगामी करना है और इसके लिए आप त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कर लें और विरेचन करा दें। विरेचन से इसमें लाभ होगा। अगर विरेचन नहीं करा पाते हैं तो एरंड मूलादि वस्ती का प्रयोग आप 15 दिन से 16 दिन कर दीजिए, पेशेंट को 100% ठीक हो जाएगा। औषधियों में शिवाक्षार पाचन चूर्ण 5 ग्राम भोजन के बाद दोनों टाइम, या हिंगोष्टक चूर्ण भोजन के पहले ग्रास में शुद्ध घृत मिला करके देवें, इससे भी रोगी को लाभ होगा। शंख भस्म 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, ये भी दें। इसके अलावा अभ्यारिष्ट और जीरकाद्यरिष्ट 2 चम्मच अभ्यारिष्ट 2 चम्मच जीरकाद्यरिष्ट दोनों को मिला करके और भोजन के बाद
दोनों टाइम आप सेवन कराएं। तो इस तरीके से जो प्रश्न मेरे सामने थे उनका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। अब आइए हमारे साथ जो चिकित्सक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर उषा तभानी जी, डॉक्टर रचना जायसवाल जी, डॉक्टर जगपाल सिंह, डॉक्टर आशा तंदेल, डॉक्टर सुकुमार जोशी जी, डॉक्टर विकेश महाजन, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर रजनीश शर्मा जी, डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर भारत ठोक जी, डॉक्टर पंकज कुमार गौतम, डॉक्टर नंद कुमार माली, शिल्पा पालस्कर जी, डॉक्टर कुश गौड़, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर नेहा साहू, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर सोनम गोहानी जी, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, जगपाल सिंह जी, डॉक्टर प्रदीप मानवी, डॉक्टर प्रवीण हरवंश जी, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर सुषमा बोरकर जी, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद जी, डॉक्टर नेहा साहू जी, डॉक्टर विनय मित्तल जी, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर योगेश महाजन जी, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी, डॉक्टर संध्या पांडे, डॉक्टर ज्योतिबाला डामोर जी, डॉक्टर मनदीप शुक्ला जी, डॉक्टर संजीव भाटिया, डॉक्टर गणेश तामे जी, डॉक्टर मंजूश्री साहू और डॉक्टर दुर्गेश मिश्रा जी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको सादर अभिनंदन। अब आइए थोड़ा सी चर्चा मधुमेह के बारे में कर लें। आप सब जानते हैं मधुमेह व्याधि अब आजकल भारत देश में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है और ये कहा जाता है कि 2025 तक विश्व की राजधानी ये बन जाएगी, इतनी तीव्रता से। अभी हमारे आगे चाइना है, लेकिन 2025 में भारत आगे हो जाएगा, क्योंकि अंधाधुंध जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, वो उसका ठीक से पालन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ हो रही है। अनावश्यक रूप से अनवांटेड चीज़ें भोजन में लेते हैं, अल्कोहल का सेवन, धूम्रपान का सेवन, और जो एक अच्छी दिनचर्या होना चाहिए उसका पालन नहीं करते हैं, देर से सोते हैं, देर से जगते हैं। इन्हीं सब कारणों से आजकल मधुमेह के रोग बहुत बढ़ रहे हैं। और मधुमेह ये वास्तव में है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं है, लेकिन इसके कारण अन्य जो शरीर के सेल्स हैं, चाहे वो किडनी में हो, चाहे मस्तिष्क में हो, चाहे स्प्लीन में हो, कहीं पर भी हो, वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। और इसकी वजह से, जैसा कि आप जानते हो, सामान्यतः जो हम खाना खाते हैं और उससे ही शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, और शर्करा अंततो गत्वा कार्बोहाइड्रेट का परिणाम जो है शर्करा होती है, ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज जो है इंसुलिन की उपस्थिति में पचन होकर के उसका उपयोग होते रहता है सेल्स में। लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तब शुगर की मात्रा, रक्तगत शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और जब रीनल थ्रेशोल्ड से आगे बढ़ जाती है तब जो शुगर जो है वो मूत्र में प्रभावित होने लगता है और मधुमेह जैसे रोग की उत्पत्ति होती है। प्रमेह, जैसा कि आप जानते हैं, प्र-मीह धातु, उपसर्ग है, मीह धातु धातु है, धंच प्रत्यय लगाने पर प्रमेह शब्द बनता है। और इसकी परिभाषा है प्रचुरम बारम बारम व मेहत मूत्र त्यागम करोति अस्मिन् रोगा सा प्रमेह। बार बार मूत्र त्याग, अब वो भी गंदा मूत्र त्याग हो तो समझ लेना चाहिए कि पेशेंट को मधुमेह रोग हो गया है। मधुमेह नाम क्यों पड़ा? तो मधुमेह के समान, मधुमेह में मधु के समान, शहद के समान मूत्र प्रवृत्ति होती है, और इसको पर्याय के रूप में क्षौद्रप्य में भी कहते हैं, कई लोग ओजो में भी बोलते हैं और कई लोग मधुमेह बोलते हैं। इसके निदान है आराम से लेटे रहना, कफवर्धक आहार का ज़्यादा सेवन करना, नवीन अन्न का भोजन ज़्यादा करना, गुड़, शक्कर या इनसे बनी हुई चीज़ों का अधिक प्रयोग करना,
तनावग्रस्त नहीं रहना, हमेशा मोटे मोटे गद्दों में सोते रहना, दिवा सौंप ज़्यादा करना, इनके कारण निरंतर जब इसका प्रयोग हम करते हैं तो प्रमेह रोग की उत्पत्ति होती है। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीन ग्राम्याउदूप आनुप्रशांसी पयांसी, इन सब कारणों से आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीन ग्राम्याउदूपयांसी नवान्न पानम गुणवैकृतम च प्रमेह हेतु कफकृच सर्वम। ये निरंतर इस प्रकार का सेवन करने से और व्यायाम नहीं करने से, अगर जितनी कैलोरी आप लेते हैं और उतना ही आप यदि व्यायाम के माध्यम से, ज़्यादा घूमने के माध्यम से खर्च कर देते हैं तो डायबिटीज़ नहीं होगी। लेकिन आप कैलोरी तो ले रहे हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से मधुमेह उत्पन्न होता है। आचार्य चरक कहते हैं कि अगर रोगी घूमता है, कम से कम डेली 3 से 4 किलोमीटर पैदल आना जाना करता है तो ये इलाज भी है और ये रोकथाम का उपाय भी है। तो जितनी कैलोरी लें उसका पचन करना बहुत आवश्यक है। आधुनिक कारणों में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तब शर्करा का उपयोग वो नहीं हो पाता शरीर में और जिससे रक्तगत शर्करा की वृद्धि होती है। जब रीनल थ्रेशोल्ड से अधिक शक्कर की मात्रा ब्लड में हो जाती है तो मूत्र के माध्यम से शर्करा निकलने लगती है और ये इसकी वजह से मधुमेह की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति, सहज संप्राप्ति, हेरिडिटी भी ये होता है। शुक्र शोणित के दूषित होने से जो बालक उत्पन्न होता है उसको भी अगर माँ बाप को है तो बच्चों में भी ट्रांसमिट होती है। जाता प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्योक्ता सही बीज दो साध ये चापि केचित् कुलजा विकाराः भवन्ति तस्दान प्रवदन्ते साध्यान। और वैसे देखें तो कफज, पित्तज और वातज ये 3 प्रकार का मधुमेह होता है। कफज में मेद और कफवर्धक आहार विहार का जब हम सेवन करते हैं तो कफ की वृद्धि होती है। शरीर के मांस और केल से मिलकर के, शरीर के मांस और क्लेद से मिलकर के यह कफ 10 प्रकार के प्रमेहों को उत्पन्न करता है। उदक में, इक्षुबालिका रस, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में और शीता में, इस प्रकार के 10 प्रमेह ठीक करता है। ऐसे प्रमेह साध्य होते हैं। पित्तज प्रमेह, जब अधिक कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल आदि का सेवन निरंतर करता है तब वस्ति में स्थित पित्त मांस और क्लेद को दूषित करता है, जिसके कारण 6 प्रकार के 35 प्रमेह को उत्पत्ति करता है। क्षार में, काल में, नील में, हरिद्रा में, मंजिष्ठा में और रक्त में, इस तरह के 6 प्रकार का 35 प्रमेह उत्पन्न हो जाता है और ये कृच्छ साध्य है। वातज प्रमेह, कफ और पित्त के क्षीण होने पर वृद्ध वायु, बहुत बड़ी हुई वायु धातुओं को दूषित करता है और वो धातुएं हैं वसा, मज्जा और लसिका, इनको दूषित करके वस्ति में ले जाकर के और 4 प्रकार के वातज प्रमेह उत्पन्न करता है। 4 प्रकार के, वसा में, मज्जा में, ओजो में और हस्ति में, ये 4 प्रकार के जो कि असाध्य की श्रेणी में हैं उनको उत्पत्ति करता है। इसकी विशिष्ट संप्राप्ति भी आचार्य चरक ने वर्णन किया है। उसमें बताया है कि स्वनिदानों के सेवन करने से कफ, पित्त, मांस की वृद्धि होती है, तब रुकी हुई वायु का प्रकोप होता है और उसके साथ ओज के साथ मूत्राशय में प्रविष्ट मधुमेह की उत्पत्ति करता है। जब ओज जो है प्रविष्ट होता है मूत्राशय में तो मधुमेह रोग की उत्पत्ति होती है। श्लेष्मा च पित्तम च मेदस्य मांसम चापि प्रवर्धते तैरावृत गतिर्वायु ओजा अदाय गच्छति यदा वस्तुम तदा कृच्छो मधुमेह प्रवर्ते समारुतस्य पित्तस्य कफस्य मुहुर्मुहुः दर्शित आकृतिम कृत्वा क्षयमा प्राप्ते पुनः। ये विशेष प्रकार की संप्राप्ति है। पूर्व रूप के रूप में दांतों में, नेत्रों में मल अधिक जमा होने लगता है, पूरा शरीर चिक्कण हो जाता है, चिपचिपा टाइप का हो जाता है। दंतादि नाम मलाढ़ित्वम प्राग रूपाणि पादयो हो दाहस चिक्णता देहे तृट स्वादांश जायते, ये इसके पूर्व रूप होते हैं। मुख्य लक्षण है प्रभूत मूत्रता, ज़्यादा मात्रा में मूत्र निकलना, आविल गंदला मूत्र निकलना, शरीर में गौरवता की अनुभूति, विबंध, तृष्णा,
और क्षुधा, ये मुख्य लक्षण पेशेंट में होते हैं। सामान्यम लक्षणम तेषां प्रभूता अविलमूत्रता, प्रभूता अविलमूत्र, मुख्य लक्षण रोगी में प्राप्त होता है। साध्या साधता में देखें तो वातज, जैसे मैंने बताया, कफज साध्य है, पैत्तिक कृच्छ साध्य है, और वातज जो है वो असाध्य है। कफज साध्य क्यों है? क्योंकि उसमें दोष दूध समान होते हैं। दोष है कफ, मेद धातु, तो कफ की चिकित्सा करेंगे तो मेद धातु की भी चिकित्सा हो जाएगी। इस तरीके से साध्य है। हालांकि ये सामान्य सिद्धांत के आधार पर ये कृच्छ साध्य होना चाहिए, लेकिन रोग का प्रभाव है। ज्वरे तुल्य दोषत्वम प्रमेय है तुल्य दूसता रक्त गुल्म प्रणातम सुख साध्य संरक्षण। अगर पैत्तिक है तो विषम क्रिय होता है। अगर दोष पित्त है, मेद धातु है, यदि पित्त की चिकित्सा करते हैं तो मेद बढ़ता है, मेद की चिकित्सा करते हैं तो पित्त बढ़ता है, इसलिए विषमक क्रिया है, इसलिए ये याप्य है। वातज प्रमेय यह असाध्य की श्रेणी में है, क्योंकि दोष वायु है और कफ दूध से मेद है। वायु की चिकित्सा करेंगे तो मेद बढ़ेगा, मेद की चिकित्सा करेंगे तो वायु बढ़ेगा। लेकिन इसमें धातुओं का क्षय इतनी शीघ्रता से होता है कि इसकी पूर्ति नहीं हो पाती। ऐसी कोई औषधियाँ नहीं है जो कि शीघ्रता से जो क्षय हो रहा है धातु वो पूर्ति कर सके, और इसकी वजह से जो वातज प्रमेय होता है वो असाध्य होता है। अब आइए प्रमेय की चिकित्सा के बारे में थोड़ा जान लें। तो आप जानते हैं 2 प्रकार के प्रमेय ही होते हैं, एक स्थूल और एक कृश। जो स्थूल होता है वो बलवान है, दोष बलवान है, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो संशोधन से करना चाहिए। आधुनिक दृष्टि से सोचें तो ये नॉन इंडिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसमें शोधन चिकित्सा, जो कृष्ण व्यक्ति होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट होता है। ऐसी अवस्था में उसमें शमन चिकित्सा करना चाहिए, ब्राह्मण चिकित्सा करना चाहिए, वहाँ शोधन नहीं करना है। स्थूला प्रमेय ही बलवान है का कृशस्तैका परिदुर्बलस्यो संब्रह्मणम तत्व कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष बलाधिकस्यो। संशोधनम नाहरति या प्रमेय ही तस्य क्रिया संसमनी प्रयोज्या मंथा कषाया यवचूर्णलेया प्रमेय शांते ही लघुवश्य भक्ष्या। दोषाधिक हो तो संशोधन कराएं, कफाधिक है तो वमन, और पित्ताधिक है तो विरेचन। मैं तो कहूँगा कि अगर स्थूल व्यक्ति है, बलवान है, तो उसमें वमन और विरेचन दोनों ही चिकित्सा करें। और कृष्ण व्यक्ति है तो उसमें संशमन चिकित्सा करें, उसमें सत्तू, कषाय, जौ, अवलेह और लघु आहार का सेवन ऐसे में करना चाहिए। यदि वमन कराना है तो वमन के लिए त्रिफला घृत से या पिपली से सिद्धित घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कर दें। उसके पहले दीपन पाचन औषधियाँ भी देवें निरामावस्था प्राप्त करने के लिए। फिर त्रिफला घृत या पिपली घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें, और उसके बाद फिर सम्यक श्रेणी लक्षण होने के बाद एक दिन स्वेदन कराएं और फिर वमन करा दें। वमन के लिए जो कल्प तैयार करना है उसमें मुलैठी और आमल की ये 30-30 ग्राम लेकर के इसका काढ़ा बना लीजिए 100 ml, और इसमें 15 ग्राम मदन फल पिपली इसमें भिगो के रख दीजिए, और इससे फिर आप वमन कराएं। एक योग और है, मुलैठी और आमल की 50-50 ग्राम ले लें, इसका काढ़ा बनाएं, और 100 ml और मदन फल पिपली 12 से 15 ग्राम योग उठ करके भिगो के रख दें, और इससे आप वमन कराएं। विरेचन के लिए आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत या पिपली घृत से, और जो कल्प का प्रयोग करेंगे विरेचन के लिए उसमें त्रिफला 50 ग्राम, निशोथ 30 ग्राम, छोटी हरड़ 30 ग्राम, इनका योग कूट करके काढ़ा बना लें 100 ml, और इसमें एरन तेल 30 to 40 ml मिला करके विरेचन देवें। इसमें वस्ती का भी अच्छा उपयोग है। इसमें अनुवासन वस्ती नहीं देना है। उदरी च प्रमेय ही च कुष्ठी स्थूला समानवाह अवश्यम स्थापनास्याति नानुवासस्य कथंचन। तो ऐसे रोगों में अनुवासन न दे करके निरूह वस्ती देना है। निरूह वस्ती बहुत सारियां हैं, जैसे माधुतैल एक वस्ती है, प्रमेय के लिए बड़ी श्रेष्ठ है। और दूसरी एक वस्ती है जिस पर मैंने बहुत काम किया है, उसमें चिरायता, पटोल, निम्बछाल, रासना और सप्तपर्ण। फिर से रिपीट करता हूँ, चिरायता, पटोल, निम्बछाल, रासना, सप्तपर्ण, ये 50-50 ग्राम लेकर के इसका काढ़ा बना लें 300 ml, और इसमें सरसों कल्प
सरसों का कल्क 50 ग्राम और त्रिफला घृत 50 ग्राम मिला करके ये वस्ती देवें। ये बड़ी उपयोगी वस्ती है। इसका आपको रेफरेंस चाहिए तो सिद्धि स्थान 8 में श्लोक नंबर 8 में आपको ये प्राप्त हो जाएगी। माधु तैल एक वस्ती तो उपयोगी है ही है प्रमेह के लिए। माधु तैले समय स्याताम क्वाथा हिरण्यमूलजाः फलार्ध सत्पुष्पायाः ततो अर्धसैन्धवर्षा फलेन एकेन संयुक्ता खजेन चाबिलूर्ता देहा सुकोषण विजा माधु तैलिक संज्ञकाः। तो दोनों वस्तियाँ बड़ी उपयोगी हैं। मैंने पाया है कि 5 साल के नीचे का पेशेंट यदि आपको मिल जाता है क्रोन सिटी में तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। 5 साल के ऊपर वाले मधुमेही ठीक नहीं होते हैं, लेकिन चिकित्सा से उनको आराम प्राप्त होता है अगर आपने विधिवत क्लासिकल चिकित्सा की है तो। इसके अलावा एक योग और बताया था, अनुभूति योग। उसमें पलाश पुष्प चूर्ण को लेकर के क्रमशः निम्बपत्र, बिल्वपत्र और करेला, कड़ू करेला, इनके स्वरस से 3-3 बार इस चूर्ण को सिद्ध करना है। मैंने विस्तृत ढंग से आपको बताया था। तो 1-1 चम्मच या आधा चम्मच इसका इस चूर्ण का प्रयोग करें। और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप पलाश पुष्प के काढ़े का भी प्रयोग करें। जब तक आप ये नहीं बना पाते हैं तो काढ़े के प्रयोग करने से भी मधुमेह में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, पलाश पुष्प काढ़ा। इसके अलावा यदि नित्य प्रतिदिन हल्दी 5 ग्राम और 10 ग्राम आमल की सुरस, ये दोनों को मिला करके लगातार आप 1 महीना सेवन कराइए, आपको बहुत रिलीफ होगा। होता ये है, ये छोटे छोटे योग हैं, हम उन पर विश्वास नहीं करते और पेशेंट को देते नहीं हैं, तो निश्चित है और पेशेंट को लाभ भी नहीं होगा। हमें पहले विश्वास करना चाहिए। मैंने कई पेशेंटों को दिया है और बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। 5 ग्राम हल्दी और 10 ml आमल की सुरस मिला करके दोनों टाइम सुबह शाम देना है। इसके अलावा एक काढ़ा है जो बड़ा उपयोगी है। उसमें त्रिफला, देवदारू, इंद्रियो और मुस्ता, त्रिफला, देवदारू, इंद्रियो और मुस्ता, इनका बराबर मात्रा में योग कर लें। फिर 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पका लीजिए। ऐसा 1 कप सुबह शाम खाली पेट में सेवन कराएं। फलत्रिकादिक्वाथ बड़ा फेमस क्वाथ है ये। फलत्रिकादिक्वाथ 30 ml और इसमें हल्दी कल्क 20 ग्राम मिला लीजिए। हल्दी का कल्क इसमें मिला लीजिए और खाली पेट में सुबह शाम इसका सेवन करें। ये भी बहुत ही स्वयं सिद्ध अनुभूति योग है। और पानी हमेशा विजय सार के गिलास मिलते हैं बाजार में, उसमें पानी रख दीजिए, प्रातःकाल उसी का सेवन करें। कुशोदक का भी उपयोग कर सकते हैं। मधु का शरबत या त्रिफला कषाय का भी पानी के रूप में पानार्थ जब तृषा लगे तो इसका प्रयोग करें। भुने जौ की रोटी, जौ को भूंज लीजिए और पीस लीजिए और इसकी रोटी का सेवन आप नित्य प्रतिदिन करें मूंग दाल के साथ, और थोड़ा से आंवले का भी सेवन इसके साथ में करना चाहिए। इसके अलावा वर्धमान बसंत कुसुमाकर रस, ये भी मैंने बताया था। इसका वर्धमान रूप में कल्प के रूप में आप इसका प्रयोग करें बसंत कुसुमाकर का। पहले दिन 30 ml, फिर 60 ml, फिर 125, ऐसा 30 ml रोज़ बढ़ाते जाएं। और जब ये मात्रा 1 ग्राम की आ जाए तो फिर नीचे करें। ऐसा 2-3 कोर्स आप डाउन करें। साथ में करेला सुरस का सेवन कराएं। प्रथम दिन आधा कप, फिर 1 कप, फिर 1.5 कप, इस प्रकार जितना वो पी सकता है उसका प्रयोग करें। इस दौरान लघु आहार, बहुत भूख लगती हो तो लघु आहार जैसे 2 रोटी मूंग की दाल ये सेवन कराएं या खिचड़ी का सेवन पेशेंट में कराएं। और ज़्यादा प्रयास करें कि कम से कम जितना लघु आहार का प्रयोग करेंगे उतना ही पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा विडंगादिक्वाथ का भी प्रयोग करना है, कर सकते हैं। इसके अलावा लोध्रासव 20 ml पानी भोजन के बाद। रस औषधियों में बसंत कुसुमाकर रस 125 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, इनको मिला करके एक पुड़िया हुई है, ऐसे दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ देवें। इसके अलावा त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षिक भस्म 250 मिलीग्राम, तारकेश्वर रस 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 बार इसका प्रयोग आप करें।
इसके अलावा चंद्र प्रभावटी, शिवा गुटिका, चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली, शिवा गुटिका भी 2-2 गोली आप सेवन करा सकते हैं। और विबंध न रहे इसका ध्यान रखें तो त्रिफला चूर्ण रात को सोते टाइम पेशेंट को दे दें तो त्रिफला मधुमेह में लाभ करेगा। साथ साथ में विरेचन भी, हल्का रेचक भी है, तो सुबह 1-2 मोशन हो जाएंगे, पेट साफ रहेगा, तो निश्चित रूप से ऐसा करने से पेशेंट में लाभ अधिक प्राप्त होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप 3 दिन बाद मुखातिब हो रहे हैं। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।